नमस्कार दोस्तों, इतिहास गवाह है मैं आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने हिंदू कोड बिल डिस्कस किया और उसके अंडर में जो 4 एक्ट्स थे उन्हें डिस्कस किया। एक्ट्स और क्या है कोड बिल और उसमें क्या कहानी है, ये तो आपको ध्यान रखना चाहिए, अच्छी बात है। बट जो मेन कोर आइडिया हमें बार बार ध्यान ये रखना चाहिए कि जब भी किसी एक ग्रुप के विशेष अधिकार छीने जाते हैं तो वो ग्रुप अच्छा नहीं फील करता। इसका मतलब क्या हुआ कि हिंदू कोड बिल का ऑपोजिशन क्यों हुआ था? क्योंकि जो हिंदू सोसाइटी में जो मेल डोमिनेंट सोसाइटी थी, उसमें जो जो मेल पॉपुलेशन है उसको थ्रेटेंड फील होने लग गया कि उनके विशेष अधिकार लाइक पॉलीगामी, बायगामी, लाइक इश्यूज ऑफ सक्सेशन, इनहेरिटेंस, मेंटेनेंस, वो थ्रेटन हो जाएंगे जब हिंदू कोड बिल और द एक्ट्स विल कम इनटू प्रैक्टिस। और वो ग्रुप ये कतई अच्छा फील नहीं कर रहा था, महसूस कर रहा था कि ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए दे स्टार्टेड थ्रेटनिंग लाइक कि इससे देश की एकता को खतरा है, इससे देश में बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। बट हमने क्या देखा? प्रथम आम चुनाव, द फर्स्ट जनरल इलेक्शन में इस मुद्दे पर चुनाव लड़ा गया था और जनता ने अच्छे तरीके से वोटिंग करके ये बता दिया कि वो इस मुद्दे पर बात करना चाहते हैं और इसमें प्रोग्रेसिव स्टेप्स जो कहे जा रहे हैं वो होने चाहिए। और उस कारण से ही फिर जो आने वाले 3 या 4 एक्ट्स थे वो भारत में लागू हुए। कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई विशेष अधिकार वाला ग्रुप थ्रेटन फील करता है तो वो कोशिश करता है कि कुछ ऐसे एक्ट्स या लॉज पास ना हो जिनसे उनके विशेष अधिकारों को हानि पहुंचे। ये हमने मॉडर्न इंडिया की जब हम सीरीज कर रहे थे उस टाइम भी बात करी थी कि जैसे जो जमींदार थे वो हिंदू और मुस्लिम दोनों वर्ग के थे। सिमिलरली जो फार्मर्स थे वो हिंदू और मुस्लिम दोनों वर्ग के थे। बट आप देखेंगे कि उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट और उनके रिलीजियस इंटरेस्ट अलग अलग थे। कहने का मतलब क्या कि ज़मींदार भले ही हिंदू हो या मुस्लिम हो, वो यही चाहता था कि वो फार्मर्स को जाके ऑप्रेस करे। सिमिलरली फार्मर भले ही हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी उसका धर्म हो, वो यही चाहता था कि उसको ज़मींदार के ऑपरेशन से मुक्ति मिले। बट किया क्या जा रहा था? जो बेचारे जो फार्मर्स थे या जो पॉपुलेशन थी उसको बरगलाया जा रहा था, उसको इकोनॉमिक मुद्दे से दूर हटा के धार्मिक मुद्दे पर फोकस किया करने को कहा जा रहा था, डर के माध्यम से। और यही डर फैलाया जाता है और मुझे ऐसा लगता है कि डर जब फैलाया जाता है तो वो दोनों तरफ से फैलाया जाता है, राइट? तो हमें बार बार यही समझना है कि भले ही बहुत सारे ग्रुप्स ये कहने की कोशिश कर रहे हो या ये प्रोजेक्ट कर रहे हो कि ये धार्मिक मुद्दा है, मुझे नहीं लगता कि ये धार्मिक मुद्दा है। ये मुद्दा है कि किसी ग्रुप को जो विशेष अधिकार मिले हुए हैं उसके कारण से कोई दूसरा ग्रुप ऑप्रेस्ड हो रहा है। और उन विशेष अधिकारों को जब हम चैलेंज करते हैं तो ये मुद्दा उस बात पर है। और यही है, अगर हम इस मुद्दे को समझेंगे अच्छे तरीके से तो हमें खुद समझ में आने लग जाएगा कि इट हैज़ नथिंग टू डू with specific religion. It has everything to do with specific rights that people in specific groups have enjoyed for many, many, many years, and some part of our population has been oppressed because of that. तो हमको बार बार यही समझना है। तो अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो अब मैं वापस से थोड़ा सा जो बता रहा था कि हम जब हिंदू कोड बिल अप्लाई हुआ तो उसमें एक चीफ ओपोनेंट जो थे, एक जो व्यक्ति थे वो थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो पहले हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट रहे। फिर बाद में यही श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे जिन्होंने भारतीय जनसंघ को भी, ही इज़ कंसिडर्ड टू बी द फाउंडर ऑफ भारतीय जनसंघ। तो मैंने क्या कहा था कि सबसे पहले ये प्रावधान था कि ये हिंदू कोड बिल ऑप्शनल बनाया जाए। बट जब समझ में आ गया कि भाई ये ऑप्शनल नहीं होगा, ये तो सब पे लागू होने वाला है, दैट इज़ द टाइम व्हेन दे स्टार्टेड आस्किंग कि ये सब पे इस तरीके से एक कोड बनना चाहिए जो सब पे एक समान लागू होना शुरू हो। और इसलिए अब
आज हम समझेंगे क्रिश्चियन, पारसी, जूइश पर्सनल लॉज। हम आज ट्राइबल लॉज की बातें करेंगे और हमारे कंट्री में जो एक स्टेट है गोवा, वहाँ पर जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो कैसे काम करता है, हम इस पे भी थोड़ा सा आज का डिस्कशन करेंगे। तो अब हम आते हैं, शुरू करते हैं क्रिश्चियन कम्युनिटी से। क्रिश्चियन कम्युनिटी इज अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन एंड वी हैव कैथलिक्स, प्रोटेस्टेंट्स एंड सम पार्ट सीरियन कैथलिक क्रिश्चियंस इन इंडिया। और ये बहुत ही छोटा पॉपुलेशन है इंडिया में, अबाउट 2 to 3% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन, बट देर आर सम स्टेट्स वेयर you have Christian population dominating the total population of a state. So for example नागालैंड, मिजोरम में आपको 80+% क्रिश्चियन पॉपुलेशन है, मेघालय में 75% से ज़्यादा, अराउंड 75% कह लीजिए क्रिश्चियन पॉपुलेशन है। देन यू हैव गोवा वेयर यू हैव अबाउट 20 to 25% क्रिश्चियन पॉपुलेशन, केरला इज़ वन अदर स्टेट एंड तमिलनाडु। सो दीज द 2 to 3% मतलब नेशनल लेवल का जो रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ स्टेट में ज़्यादा है। अब समझने की बात यह है कि क्रिश्चियन लॉज, क्रिश्चियन पर्सनल लॉज में इतनी दिक्कत नहीं आती है क्योंकि ब्रिटिश सरकार ही मतलब ब्रिटिश सरकार ने ही ये सब नियम कानून बनाए थे, जैसा हमने समझा, एंड दे वर ऑलरेडी टेकिंग इनटू अकाउंट द टेनेट्स ऑफ क्रिश्चियन रिलीजन। और जैसा कि वहाँ ब्रिटेन में ये सब कानून बनाए थे, प्रिटी मच वो ही कानून उन्होंने क्रिश्चियंस के लिए इन इंडिया, क्रिश्चियंस इन इंडिया जो थे उन्हें भी बनाए। तो इसमें क्या 4 एक्ट्स हैं। एक क्रिश्चियन मैरिज एक्ट है जो 1872 में लाया गया था। एक इंडियन डिवोर्स एक्ट है। ये इंडियन डिवोर्स एक्ट जब कह रहे हैं तो ये पूरे इंडिया पे जो हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटीज़ हैं उनके अलावा पूरे इंडिया में जो दूसरे पॉपुलेशन ग्रुप्स हैं, सो क्रिश्चियन, पारसीज, जूज, उन पे अप्लाई करने के लिए इंडियन डिवोर्स एक्ट लाया गया और इंडियन सक्सेशन एक्ट ऑफ 1925 एंड देन गार्जियंस एंड वार्ड एक्ट ऑफ 1890। तो ये चारों एक्ट में बताया गया कि क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे जो मैरिज, डिवोर्स, सक्सेशन, गार्जियनशिप, मेंटेनेंस के लिए अप्लाई होंगे। इनमें जो कुछ थोड़ी बहुत गड़बड़ियाँ थी, pretty much these laws were pretty uniform and in terms of the kind they did not have, as I'm trying to say, they did not have इनहेरेंट डिस्क्रिमिनेशन इन देम। तो काफ़ी कुछ तो यहीं पे अच्छा काम हो गया था, और जो कुछ थोड़े से गड़बड़ी थी वो आगे चल के सुप्रीम कोर्ट के कुछ डिसीजंस और कुछ आगे चल के जो अमेंडमेंट्स आए उनमें आयरन आउट कर दी गई। तो अब हम समझते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट केसेस that came from people from Christian community that ensured that there is no discrimination based on religion in these civil cases। तो सबसे पहला केस जो हम समझेंगे वो समझेंगे मैरी रॉय वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ये मैरी रॉय जो हैं शी इज़ द मदर ऑफ फेमस इंडियन ऑथर अरुंधति रॉय। तो क्या था मैरी रॉय वर्सेस स्टेट ऑफ केरला? तो मैरी रॉय जिस एरिया में रहती थी केरला के, वहाँ पे ट्रावनकोर सक्सेशन एक्ट ऑफ 1916 लागू होता था, और उसमें एक जो क्लॉज था उसमें कहा गया था कि बेटी को संपत्ति का अधिकार नहीं मिलेगा। ट्रावनकोर सक्सेशन एक्ट ऑफ 1960 में बेटी को संपत्ति का अधिकार नहीं मिलेगा, ऐसी बात कही गई थी। अब देखिए ये डिस्क्रिमिनेटरी हो गया। सो मैरी रॉय चैलेंज्ड इट इन सुप्रीम कोर्ट एज डिस्क्रिमिनेटरी, एंड इन 1986 सुप्रीम कोर्ट रूल्ड इन फेवर ऑफ मैरी रॉय एंड सेड कि संपत्ति में इनको बराबर का अधिकार मिलना चाहिए, और ये बताया कि सारे क्रिश्चियन पॉपुलेशन के लिए इंडियन सक्सेशन एक्ट, मतलब ऐसा नहीं होगा कि ट्रावनकोर सक्सेशन एक्ट या कोचिन सक्सेशन एक्ट जो केरला में के 2 अलग अलग एरियाज़ में लागू होता था वो नहीं लागू होके इंडियन सक्सेशन एक्ट ऑफ 1925 भारत में हर जगह क्रिश्चियन पॉपुलेशन के लिए लागू होगा। दिस ऑल्सो पेव्ड
अ वे फॉर अमेंडमेंट 2005 का जो अमेंडमेंट था, याद है हिंदू कोड बिल में जब हम डिस्कस कर रहे थे, जो सक्सेशन में हमने डिस्कस किया था, जो 2005 का अमेंडमेंट, इट ऑल्सो पेव्ड अ वे फॉर 2005 अमेंडमेंट इन द हिंदू सक्सेशन एक्ट, विच वॉज कि जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो आप समझ रहे हैं ये किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इसको हैंडल किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रावणकोर सक्सेशन एक्ट नहीं लागू होगा, इंडियन सक्सेशन एक्ट होगा, जिसमें जो विमेन हैं उनको भी संपत्ति में बराबर का अधिकार मिलेगा। और फिर से एक ही चीज़ एम्फेसाइज करना चाहता हूँ कि बदलते सोशल कॉन्टेक्स्ट के साथ गवर्निंग रूल्स भी बदलने चाहिए। ये हर समय हुआ है, हर सेंचुरी में हुआ है, ऐसा नहीं है कि ये आज हो रहा है। और हमने इसीलिए सबसे पहले ये केस को डिस्कस किया। दूसरा केस अब हम डिस्कस करेंगे, जॉन वेलमोथम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ऑफ 2003। और जॉन वेलमोथम, he was a priest from Kerala and he challenged the constitutionality of section 118 of Indian Succession Act of 1925. तो क्या था सेक्शन 118? सो इट प्रोहिबिटेड क्रिश्चियन फ्रॉम bequeathing प्रॉपर्टी फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस। ये प्रोहिबिट करता था। और वेलमोथम ने क्या आर्ग्यू किया सुप्रीम कोर्ट में? ही सेड कि दिस इज डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन बिकॉज देयर इज नो सच प्रोविजन अप्लाइड टू हिंदूज एंड मुस्लिम्स इन इंडिया, क्योंकि हिंदूज एंड मुस्लिम अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा किसी चैरिटेबल पर्पस या रिलीजियस पर्पस के लिए डोनेट कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। एंड सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन सेक्शन 118 ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट। अब आप देख रहे हैं ये क्रिश्चियन सिविल कोड जो है, जो सिविल कोड क्रिश्चियन पॉपुलेशन पे अप्लाई होता है फॉर सक्सेशन, उसका एक सेक्शन स्ट्रक डाउन किया सुप्रीम कोर्ट ने। क्यों किया? बिकॉज इट वॉज डिस्क्रिमिनेटरी बेस्ड ऑन रिलीजन। बिकॉज जॉन वेलमोथम सेज कि हमको क्यों नहीं है अधिकार that we can donate or give our property for religious and charitable purpose, Hindus and Muslims को तो है ये अधिकार। So court ने इस section को struck down किया, ruled in favor of John Velomotham, and in this case court also noted that certain discriminative nature of personal laws, ये देखिए ये क्रिश्चियन पर्सनल लॉ था ना, उसका सर्टन डिस्क्रिमिनेटिव नेचर को हटाया सुप्रीम कोर्ट। एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रीआइटरेटेड द इम्पॉर्टेंस ऑफ ब्रिंगिंग इन यूनिफॉर्म सिविल कोड। अच्छा, आप देख रहे हैं, एक बात आप समझेंगे कि हमने जो सरला मुद्गल वाला एक केस समझा था लास्ट एपिसोड में, फिर अब हम जॉन वेलमोथम वाला केस समझ रहे हैं। दोनों केसेस में सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए। क्यों कह रहा है? क्योंकि हमने डीपीएसपी में पहले ही समझा था कि डीपीएसपी इज नॉट एनफोर्सिएबल बाय कोर्ट, इट इज नॉट, बट कोर्ट कैन सजेस्ट, कोर्ट कैन टेल द लेजिस्लेचर कि भाई आप इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को कंसिडरेशन में लाइए, उस पर विचार कीजिए। तो इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही। तीसरा केस हम देखेंगे, प्रगति वर्गीस वर्सेस सिरिल जॉन वर्गीस ऑफ 1997। और इसमें क्या था? जो इंडियन डिवोर्स एक्ट है, दो जो अभी हमने मामले समझे हैं पहले, मैरी रॉय और जॉन वेलमोथम, वो हमने सक्सेशन एक्ट से रिलेटेड समझे। अब हम इंडियन डिवोर्स एक्ट पे आते हैं। उसमें एक सेक्शन 10 है। सेक्शन 10 क्या कहता है? सेक्शन 10 ये कहता है कि हस्बैंड कैन डिवोर्स द वाइफ फॉर अडल्ट्री। अडल्ट्री का मतलब कि वाइफ ने किसी और के साथ संबंध बनाए हैं, सेक्सुअल संबंध हैं उसके, एंड इस कारण से अब हस्बैंड कैन डिवोर्स द वाइफ फॉर अडल्ट्री। बट अगर उल्टा हुआ कि अगर इफ वाइफ वांट्स टू डिवोर्स द हस्बैंड फॉर अडल्ट्री, वाइफ को अडल्ट्री के साथ साथ एक और कोई आरोप लाना होगा और सिद्ध करना होगा टू गेट द डिवोर्स। अब ये देखिए हो गया ना डिस्क्रिमिनेटरी। ये महिलाओं के लिए, क्रिश्चियन महिलाओं के लिए ये डिस्क्रिमिनेटरी हो गया। तो इसी के अगेंस्ट प्रगति वर्गीस मूव टू बॉम्बे हाई कोर्ट और उन्होंने कहा कि ये डिस्क्रिमिनेशन हटाना चाहिए, जो जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है डिवोर्स
एक्ट का सेक्शन 10 जो कर रहा है, और बॉम्बे हाई कोर्ट रूल्ड इन हर फेवर, और उन्होंने कहा, क्या कहा कि वो पार्ट ऑफ सेक्शन 10 विच इज़ डिस्क्रिमिनेटरी उसको अवैध करार दे दिया, मतलब कि ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। और फिर फाइनली 2001 में इंडियन डिवोर्स अमेंडमेंट एक्ट लाया गया और उसमें सेक्शन 10 में एक 10A जोड़ दिया गया कि आपसी सहमति से, म्यूचुअल कंसेंट से भी तलाक लिया जा सकता है, डिवोर्स लिया जा सकता है। एंड फॉर दैट 2 years तक जुडिशियल सेपरेशन में रहना होगा हस्बैंड वाइफ को बिफोर द कोर्ट कैन इशू अ डिक्री। कितने साल के लिए जुडिशियल सेपरेशन? मैंने कहा 2 years तक जुडिशियल सेपरेशन में। और ये अमेंडमेंट कब हुआ? 2001 में। तो फिर से आप देखिए कि कहीं और से जो डिवोर्स अमेंडमेंट एक्ट है उसमें चेंजेस करे गए बिकॉज इट वॉज फाउंड टू बी डिस्क्रिमिनेटरी बेस्ड ऑन जेंडर। सो ये हुआ प्रगति वर्गीस वर्सेस सिरिल जॉन वर्गीस ऑफ 1997 का केस। अब क्या हुआ, वो जो 2 साल तक जुडिशियल सेपरेशन बोला गया है अमेंडमेंट में, उसको भी चैलेंज किया गया 2015 में इन अल्बर्ट एंथोनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के केस में 2015 में। और ये क्या चैलेंज किया अल्बर्ट एंथोनी ने? अल्बर्ट एंथोनी ने ये चैलेंज किया कि जो आपका हिंदू मैरिज एक्ट है उसमें तो सेपरेशन का अवधि, जुडिशियल सेपरेशन 1 साल का है ना, 13B के अनुसार। सिमिलरली स्पेशल मैरिज एक्ट में सेक्शन 28 भी 1 साल का ही कह रहा है। पारसी मैरिज एक्ट में भी सेक्शन है जो वो 1 साल का ही जुडिशियल सेपरेशन की बात करता है। तो जो इंडियन डिवोर्स अमेंडमेंट एक्ट के तहत 2 साल का जो जुडिशियल सेपरेशन बताया गया है वो तो डिस्क्रिमिनेटरी हो गया, ऐसा अल्बर्ट एंथोनी ने कहा। और सुप्रीम कोर्ट ने फिर से कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ ये बात आपकी सही है, एंड अगेन रूल्ड इन फेवर ऑफ अल्बर्ट एंथोनी एंड इवन सेड कि यहां पर भी इंडियन डिवोर्स एक्ट में भी 1 साल का ही सेपरेशन अप्लाई किया जाएगा। एंड इसमें उन्होंने एक और एडिशन जो किया कि पहले सिटी ऑफ मैरिज और सिटी ऑफ डिवोर्स सेम होना चाहिए था, बट अब डिवोर्स कहीं और सिटी में भी फाइल किया जा सकता है। क्योंकि कभी कभी होता है ना कि वाइफ जब डिवोर्स होने वाला होता है तो वाइफ अपने जो मायके है वहां चली जाती है, वहां रहने लगती है। तो क्यों आना पड़ेगा वाइफ को जहां पे शादी हुई थी? अगर वो अलग अलग जगह है तो वहां पे भी डिवोर्स फाइल किया जा सकता है। तो अब मैं बार बार यही एम्फेसाइज करने की कोशिश कर रहा हूं कि विद इन क्रिश्चियन कम्युनिटी भी ऐसे केसेस आए हैं सुप्रीम कोर्ट में वेयर people have given references of हिंदू सक्सेशन एक्ट या हिंदू कोड बिल या इंडियन जो डिवोर्स एक्ट है या मैरिज एक्ट है उसके रेफरेंसेस देकर ये कहा गया है कि हमारे साथ ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ आवर कोड, एंड सुप्रीम कोर्ट रूल्ड इन देयर फेवर। कहने का मतलब ये है कि यहां पर हमको ये ध्यान रखना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ये नहीं है कि हम डाइवर्सिटी पे अटैक करें। अरे इंडिया इज अ प्लूरलिस्टिक नेशन। हम हमारा जो चरित्र है, इंडिया का जो कैरेक्टर है वो विविधता मूलक है, प्लूरलिस्टिक है। विविधता ही हमको इतना महान बनाती है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का मतलब ये नहीं कि हम डाइवर्सिटी पे अटैक करें। उसका मतलब बस ये है कि जो पर्सनल लॉ के बेसिस पे जो काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है फॉर इन दैट स्पेसिफिक रिलीजन और इन एनी स्पेसिफिक कम्युनिटी, उस डिस्क्रिमिनेशन को हटाना है एंड डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करना है। किसी भी तरफ से अगर ये बात कही जा रही है कि अरे हमको होमोजेनस बना देना है, सबको एक जैसा रहने की जरूरत, ऐसा नहीं है। हमको डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करके आगे बढ़ना है, डिस्क्रिमिनेशन पे अटैक करना है, बिकॉज वी आर नाउ मूविंग टूवर्ड प्रोग्रेसिव टाइम्स, और उसमें डाइवर्सिटी को रिटेन करके डिस्क्रिमिनेशन पे अटैक करना ज़रूरी है। ऐसा डिस्क्रिमिनेशन जो पर्सनल एक्सप्रेशन या पर्सनल इंडिपेंडेंस को अटैक या खतरा कर देता है, उस खतरे में डाल देता है, ऐसे डिस्क्रिमिनेशन को हटाना है। अच्छा, ये जितने भी चैलेंजेस थे जो हमने पिछले 2-4 केसेस डिस्कस करे, उसमें जितने भी चैलेंजेस थे वो आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ
जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का है उसके बेसिस पे चैलेंज हुआ है, और आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर और प्लेस ऑफ बर्थ, ये दूसरा आर्टिकल जिसके बेसिस पे इसको चैलेंज किया गया था। एंड आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो इन बेसिस पे इन सारे केसेस में अल्बर्ट एंथनी ले लीजिए, प्रगति वर्गीस, जॉन वेलमोथम एंड मैरी रॉय, इन लोगों ने जो चैलेंज किए थे वो इन 3 आर्टिकल्स के बेसिस पे चैलेंज किए थे। अब आते हैं हम पारसी कम्युनिटी और व्हाट आर द लॉज दैट गवर्न देम। सो पारसी कम्युनिटी इंडिया में काफ़ी छोटी कम्युनिटी है, बट अगर आप देखेंगे तो बहुत ही अकम्प्लिश्ड और बहुत मतलब जैसे कहते हैं ना कि पढ़े लिखे और इंडस्ट्रियल हाउसेज, बिजनेस हाउसेज आर फ्रॉम दिस कम्युनिटी। तो इनके लिए पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट होता है 1936 का, इंडियन सक्सेशन एक्ट ऑफ 1925 जिसमें 50 to 56 जो क्लॉजेज सेक्शंस हैं वो पारसीज पे अप्लाई होते हैं, 31 to 49 क्रिश्चियंस एंड जूस पे अप्लाई होते हैं, एंड गार्जियन एंड वार्ड एक्ट ऑफ 1890। अच्छा, डिवोर्स के केसेस में पारसी समाज में ऐसी परंपरा है कि जो समाज के रिस्पेक्टेड लोग हैं वो विचार विमर्श करते हैं, कोशिश करते हैं कि मामला वहीं सुलझ जाए। और यहाँ पर पारसी कम्युनिटी में एक और जो बात होती है कि अगर पारसी पुरुष पारसी मैन मैरीज अ नॉन पारसी वुमन तो उनके बच्चे पारसी होंगे, बट इफ पारसी वुमन मैरीज अ नॉन पारसी तो उनके बच्चे नॉन पारसी होंगे। तो ये बात अभी भी लागू होती है, और बात सही है कि उसके बेसिस पे भी देखिए ये थोड़ा डिस्क्रिमिनेटरी है, बट अगेन समवन हैज़ टू गो एंड चैलेंज इट। तो वहाँ पर फिर से हम देखते हैं कि कुछ लेवल का एक डिस्क्रिमिनेशन हमको दिखता है। एंड अडॉप्शन इज़ नॉट अलाउड इन क्रिश्चियन, मुस्लिम्स एंड पारसीज। ये कम्युनिटी में अडॉप्शन अलाउड नहीं होता है, मतलब केस ही नहीं होगा, मतलब है ही नहीं उसका क्लॉज। तो ये इस पे हम थोड़ा और डिस्कशन करेंगे आने वाले एपिसोड में। देन वी कम टू इंडियन जूज। इंडियन जूज बहुत छोटी पॉपुलेशन है, अबाउट 7 to 8,000, सो बहुत ही छोटा मामला है। और इनमें वही इंडियन सक्सेशन एक्ट अप्लाई होते हैं, गार्जियन एंड वार्ड एक्ट जो मैंने आपको बताया था, एंड मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट जो सारे इंडियन जो क्रिश्चियंस पे अप्लाई होते हैं वो इधर जूस पे भी अप्लाई होते हैं। बट इसमें एक मामला जो बहुत इंटरेस्टिंग था वो था कि 2012 में एक जेविश कपल जो था वो फैमिली कोर्ट इन बांद्रा गया और उन्होंने तलाक के लिए, डिवोर्स फाइल करने के लिए बात करी। और फिर वहाँ पे जो कोर्ट था उसने बॉम्बे हाई कोर्ट की सलाह ली इस पे, और बॉम्बे हाई कोर्ट सेड कि जोइश ट्रेडिशन में तो तलाक की परंपरा ही नहीं है। तो उस मामले में अब तक सेटलमेंट नहीं हो पाया है, क्योंकि पर्सनल लॉ में ही तलाक की परंपरा नहीं है, तो हम कैसे आपको डिवोर्स दे दें, इज व्हाट द कोर्ट सेड अल्टीमेटली। और मैं फिर से यही बताना चाहता हूं कि जो कपल है वो डिवोर्स की कोशिश कर रहा है, बट आप देख रहे हैं कि पर्सनल लॉ किस तरीके से एक तरीके का बैरियर बन गया है वहां पर। और यही जो है कि जो वो डिस्क्रिमिनेटरी नेचर है उसको हम कैसे एड्रेस करें। ये बार बार जो एक एक थीम जो अराइज जो निकल के आ रही है इस डिस्कशन में वो यही है कि हम डाइवर्सिटी को बरकरार रखते हुए डिस्क्रिमिनेशन को कैसे एड्रेस करें। और मैं बार बार यही इंसिस्ट करना चाहता हूं कि दिस इज नॉट अबाउट रिलीजन, रियली नॉट। इट इज अबाउट रिमूविंग द डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस विद इन ईच कम्युनिटी, विद इन ईच रिलीजन, बाय एप्लीकेशन ऑफ अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। मैंने वही बताया जो पहले एपिसोड में हमने 4 तरीके की यूनिफॉर्मिटीज को डिस्कस किया था, उसमें पॉइंट नंबर 2 और 3 जो था 3 किस तरीके की यूनिफॉर्मिटी हम डिस्कस कर रहे हैं वो है 2 and 3, टाइप 2 and टाइप 3, वेयर डाइवर्सिटी इज प्रिजर्व्ड while discriminatory nature is removed. I know I sound like a broken record here. I know that कि इतनी बार क्यों रिपीट कर रहे हो, but I want to repeat until people get irritated about it and truly starts repeating the idea. Diversity preserve करनी है, discrimination हटाना है। चलते हैं हम
ट्राइबल लॉज पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, ट्राइबल लॉज के केस में हमको ये समझना चाहिए कि द ट्राइब्स ऑफ इंडिया डिड नॉट प्रोग्रेस एज द अदर रिलीजियस कम्युनिटीज ऑफ इंडिया, क्योंकि इनके ट्रेडिशंस बहुत सालों से अलग रहे हैं, प्लस ये नॉर्मल जो स्ट्रीम है उससे बहुत कट के रहे हैं। दूसरी बात क्या है, बहुत सारे ट्राइबल जो प्रैक्टिसेस होती हैं वो एक्चुअली बहुत अच्छी होती हैं। जैसे आप को दिखेगा कि रेप, थेफ्ट, ये सब जो मामले होते हैं ये ट्राइब्स में बहुत मतलब रेयर, मतलब ना के बराबर होते हैं। कितनी ही ट्राइब्स हैं जिसमें विमेन कहीं ज़्यादा एम्पावर्ड हैं कंपेयर टू द रिलीजन्स इन इंडिया एंड द सोसाइटीज़ इन इंडिया, है ना। तो ट्राइबल मामलों में हमने ये समझा था जब हम इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया की बात कर रहे थे, कि ये ध्यान रखा गया कि हम इनको इतना भी नॉर्मल स्ट्रीम में पुल ना कर दे कि वो एकदम एडजस्टमेंट का प्रॉब्लम आ जाए। दूसरा, हम इनको एकदम ही ऐसा ना कर दे कि वो म्यूजियम में जो संग्रह करके रखी जाती है वस्तु कि कोई एंटिक टाइप सिचुएशन बन जाए। दोनों ही नहीं करना है। सो मिडवे लेना है, और मिडवे लेने के लिए संविधान में इनके लिए विशेष प्रावधान बनाए गए। तो 6th शेड्यूल एरियाज, ऐसे 10 ट्राइबल एरियाज हैं जो 6 शेड्यूल में हैं, और 5th शेड्यूल में और दूसरे ट्राइबल एरियाज हैं, बट हम यहाँ पर 6 शेड्यूल वाले एरियाज की बात करेंगे। तो मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया, मिजोरम में चकमा, मारा, लाई, आसाम में दीमा, हसाई, कचर, करबी आंगलोंग, और त्रिपुरा में दीमा हसाई। हाँ, तो ये सारे जो 10 ट्राइबल एरियाज हैं ये दे कम अंडर 6 शेड्यूल, और इनके लिए ऑटोनोमस काउंसिल को सिविल और जुडिशियल ताकतें दी गई हैं। फिर सेक्शन 371A में स्पेशल प्रोविजंस विथ रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ नागालैंड, एंड 371F में स्पेशल प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ सिक्किम। तो ये सारे 6 जो स्टेट्स हैं, इनमें जो ट्राइबल डाइवर्सिटी है उसको एक अलग तरीके से हैंडल करने के लिए प्रावधान बनाए गए हैं, और इनमें चेंजेस करने के लिए वहाँ की विधानसभा को रेजोल्यूशन लेना होगा, तभी कुछ जो कानून है, जो संसद के कानून है, वहाँ पर लागू होंगे। तो ये बहुत ही शॉर्ट में मैं ट्राइबल लॉज पे जो डिस्कशन है वो काफ़ी शॉर्ट में कर रहा हूँ। अब आते हैं हम गोवा। अच्छा, गोवा का सिचुएशन क्या है? गोवा 1961 तक हमें पता है कि पोर्टुगीज कॉलोनी था, पोर्टुगीज का हक अधिकार था वहाँ पे। तो 1860-70s में पोर्टुगल सिविल कोड लाया गया, और 1880 तक इसमें कुछ रिलीफ दिया गया। और रिलीफ क्या दिया गया कि जेंटाइल हिंदूज मतलब क्या है? ये है वो लोग जो क्रिश्चियनिटी को नहीं मानते हैं, उनको जेंटाइल हिंदूज कहा गया। उनके लिए बाइगैमी का प्रावधान रखा गया। और बाइगैमी में क्यों रखा गया? क्योंकि हिंदूज ने कहा कि भाई अगर हमारा लड़का नहीं होता है तो पिंडदान कौन करेगा, है ना। तो अगर 25 साल तक पत्नी को लड़का नहीं होता है तो दे कैन डिवोर्स देयर वाइफ, और अगर 25 साल तक कोई संतान नहीं होती है और 30 साल तक अगर बेटा नहीं होता है तो दे कैन फाइल फॉर डिवोर्स। Same relief, like divorce, was made also possible for Christians in living in Goa. जो एक और वहाँ पर लाया गया बात वो था, सक्सेशन और मैरिज में पति पत्नी को बराबर का हिस्सा मिलेगा अंडर यूनिफॉर्म सिविल कोड दैट इज अप्लाइड इन गोवा। तो पति पत्नी दोनों जॉइंटली होल्ड करेंगे सारे ओनरशिप ऑफ ऑल दी एसेट्स। एंड देन गोवा में जो मुस्लिम पॉपुलेशन है उन पे शरीयत एप्लीकेशन लॉ नहीं चलता। इसका मतलब दे कैन नॉट प्रैक्टिस द जैसे पर्सनल लॉ में कहा जाता है कि पॉलीगामी अलाउड है, तो पॉलीगामी प्रैक्टिस नहीं कर सकते। एंड देयर इज नो प्रोविजन ऑफ वर्बल डिवोर्स, सो आप तलाक 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 ऐसा कह के डिवोर्स नहीं ले सकते। तो जिनकी शादी, जिन मुस्लिम कम्युनिटी के मेंबर्स की शादी गोवा में रजिस्टर्ड है, वो इन दोनों को नहीं फॉलो कर सकते व्हेन दे आर इन गोवा। अच्छा, इसमें आप एक मज़ेदार बात समझते हैं कि 1981 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड अ पर्सनल लॉ कमिटी टू डिटरमाइन इफ सेम लॉज विच वर अप्लाइड टू रेस्ट ऑफ द इंडिया कुड बी अप्लाइड टू गोवा,
है ना। उन्होंने कहा कि भाई गोवा में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसको हटा के हम अपने जो पर्सनल लॉ और पर्सनल जो आइडियाज़ हैं उनको, जो इंडिया रेस्ट ऑफ द इंडिया में, उनको अप्लाई करते हैं। और उसमें खूब भयंकर ऑपोजिशन हुआ, और ऑपोजिशन जो स्टिफ रेजिस्टेंस वाज फ्रॉम मुस्लिम यूथ वेलफेयर एसोसिएशन एंड गोवा मुस्लिम विमेंस एसोसिएशन। और क्यों, आप खुद समझ सकते हैं कि जैसे ही ये अप्लाई हो जाता, ट्रिपल तलाक and the practice of polygamy which is based on the शरीयत एप्लीकेशन लॉ, जो गोवा में उस समय तक नहीं चल रहा था, तो उनको ये डर लगा ना कि फिर हमारे साथ यहाँ पर बेस्ड ऑन दैट डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो जाएगा। तो इस कारण से इसका भयंकर ऑपोजिशन हुआ और फिर सरकार ने इस पे आगे कोई कदम नहीं उठाया। तो गोवा में अभी भी वही यूनिफॉर्म सिविल कोड चल रहा है। अच्छा, इसमें क्या है, जो जेंटाइल हिंदूज है उनके लिए बाइगामी अलाउड है गोवा में, है ना। तो ये एक फिर से आप देखेंगे कि वहां पे एक खतरा है कि हिंदू वुमेन कैन फेस सिचुएशंस ऑफ बाइगामी, तो वो भी गड़बड़ है ना। हमको ये समझना है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन कहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, वहां जाकर ये डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस को हटाना है, वाइल keeping the diversity of each religion, of each community, because that is what makes our country beautiful, that is what makes our country unique, है ना। तो आज वैसे ही 31 मिनट का एपिसोड हो चुका है। मुझे पता है मैंने काफ़ी जल्दी में सब कुछ कवर करा है, बट अगर आज के एपिसोड से कोई आपको एक मैसेज लेकर बाहर निकलना है तो वो यही लेना है कि बहुत सारे लोगों ने हमने एग्जाम्पल लिए क्रिश्चियन कम्युनिटी के, हमने एग्जाम्पल लिए जूज कम्युनिटी का, हमने बहुत सारे एग्जाम्पल लेके समझा कि बहुत सारी जगहों पर डिस्क्रिमिनेशन फ्रॉम दोज पर्सनल लॉ, उनको हटाने के लिए लोगों ने एफर्ट मारे हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसे जजमेंट्स दिए हैं जहां वो डिस्क्रिमिनेशन को हटाया गया है। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो आने वाला एपिसोड है हम उसमें थोड़ा सा जंप करेंगे इन मुस्लिम पर्सनल लॉ, हम शुरू से समझने की कोशिश करेंगे और क्या है क्या नहीं है ये अच्छे से समझेंगे। आई थिंक इट विल टेक 1 to 2 और इवन मे बी 3 episodes to finish then now this series on uniform civil code. I hope that this series is kind of building knowledge that is, taking away the anger and confusion that is being caused by, I don't know, I have been listening to a lot of these media narratives on both sides, और बहुत मुझे मतलब डर लगता है कि ये बहुत जो बातें हैं वो एग्जैक्टली बताई नहीं जा रही हैं, और प्रॉब्ली डराने का और कंफ्यूज करने का काम ज़्यादा हो रहा है। दोनों ही तरफ हो रहा है, जो सपोर्ट कर रहे हैं उनकी तरफ से भी, जो अपोज कर रहे हैं उनकी तरफ से भी। तो आई होप आप उसमें एम्ब्रॉयल ना होके एक पहले अच्छे से समझ लें और उसके बेसिस पे अपना विचार फॉर्म करें, अपने ओपिनियंस फॉर्म करें। दैट इज़ माई सिंसियर होप। बट अगेन ये सोशल साइंसेज हैं, हर किसी को अपना, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री के नागरिक हैं, हम सबको अपना अपना व्यूज़ रखने के पूरी फ्रीडम है। चलिए यहीं समाप्त करते हैं आज। अंटिल नेक्स्ट टाइम, जय हिंद।